हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल धुमिजा क्लासेस। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 7 ऑफ यूनिट 8 दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, तो मेनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। ओके, उसके जो मेनली 4 स्टेजेस हैं, ग्रोथ स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज हो गया, ग्रोथ स्टेज हो गया, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, इन 4 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं 4 स्टेजेस में से घुमा फिरा कर आता है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस तरह का आता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमारा इस तरह का आएगा कि बताओ ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होगी वो कैसी होगी, लॉन्गेस्ट होगी, शॉर्टेस्ट होगी, किस तरह की लाइफ साइकिल उनकी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स जो हैं नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। देखो, जब भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझने की बात की जाती है तो हमेशा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल से कंपेयर किया जाता है। ओके, अब जिस तरह एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है, कैसे होती है, सबसे पहले आती है बर्थ स्टेज। ओके, एक मनुष्य का जन्म होता है, ठीक है। अब जन्म होता है तो उस टाइम उसको कोई नहीं जानता, ठीक है। जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो उस टाइम उसको कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे एज ऊपर बढ़ती है, जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब करता है, तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बनने लग जाती है। ओके, आइडेंटिटी बनने लग जाती है, लोग उसको जानने लग जाते हैं। ओके, फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका दिवालिया निकल जाता है, मतलब कि पास ऑन। ओके, तो सेम इस तरह का प्रोडक्ट में होता है। प्रोडक्ट में जब नया नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को उस टाइम कोई नहीं जानता, तो उसके लिए जान पहचान बढ़ाने के लिए क्या किए जाते हैं, उसकी मार्केटिंग की जाती है, एडवर्टाइजिंग की जाती है ताकि लोग उसको जाने, ठीक है। तो धीरे धीरे लोग उसको जानने लगते हैं, उस प्रोडक्ट की ग्रोथ आती है। ग्रोथ आने के बाद मैच्योरिटी पॉइंट आ जाता है जिस टाइम उसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। ओके, फिर जब मैच्योरिटी आ जाता है तो मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाती है जब वो मार्केट से आउट हो जाता है। ओके, तो ये ऐसे ही इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द प्रोसेस ए प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम वेयर इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट अंटिल इट डिक्लाइंस और इज रिमूव फ्रॉम द मार्केट। ओके, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है। ओके, द लाइफ साइकिल हैज 4 स्टेजेस, और इस लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है और डिक्लाइनिंग होती है। ओके, while some product may stay in a prolonged maturity stage, all products eventually phase out of the market due to several factors। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी स्टेज शॉर्ट होती है। वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ओके, अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी मार्केट से आउट कैसे हो जाते हैं, तो ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। हमको पता है कि आज के टाइम में जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है। आप फैशनेबल प्रोडक्ट्स की बात अगर चीज़ देखोगे, आज जो फैशन में है हो सकता है वो कल फैशन में हो ही भी ना। ओके, फैशन इतनी जल्दी फेडअप हो रहा है कि 6-6 महीने में एक चीज़ की बिल्कुल ब्रांड चेंज हो जाती है, मतलब फैशन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी डिक्लाइन होते जा रहे हैं, डिक्लाइन स्टेज में आते जा रहे हैं। डिक्रीज डिमांड डिक्रीज होना, ड्रॉपिंग सेल्स होना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें डिक्लाइन स्टेज की तरफ धकेलती हैं किसी प्रोडक्ट को। Additionally, company uses PLC analysis to create strategies to sustain that their product's longevity or change it to meet with market demand। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी PLC को एनालाइज करती हैं कि ये देखती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड रह सकती है, कितनी ग्रोथ रह सकती है। ओके, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, स्ट्रेटेजीज बनाती हैं ताकि जो उनकी मैच्योरिटी स्टेज है वो काफ़ी लंबी रहे। ओके, एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि नेस्ले है, नेस्ले की मैगी आती है, तो मैगी को देखो कितना टाइम हो गया मार्केट में स्टे करते हुए, इसकी जो मैच्योरिटी स्टेज है वो काफ़ी लॉन्ग है। ओके, हमें नहीं पता इसका डिक्लाइन कब आना है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी स्टेज काफ़ी लॉन्ग रही है भी। ओके, सो अब हम बात करें इस 4 स्टेज की। तो सबसे पहले स्टेज होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट के अंदर, जब इसको कोई नहीं जानता, जिस टाइम इसकी धीरे धीरे जान पहचान हम लोगों से करवाते हैं, किसके थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू। ओके, फिर आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज होती है जिसके अंदर धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉफिट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, हालांकि हमारा जो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन वगैरह होता है वो इस स्टेज पे भी रहता है। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज वो पॉइंट होता है जिस टाइम हमारी जो सेल होती है प्रोडक्ट की वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। यहाँ पे सेल तो इंक्रीज हो रही होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हो रही होती है, ठीक है, कि सेल तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जितनी यहाँ पे हो रही थी उतनी यहाँ पे नहीं होती। फिर आती है डिक्लाइनिंग स्टेज, हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से आउट होना स्टार्ट हो जाता है, लोग अब उसको पसंद नहीं करते। ओके, तो ये होती है मैच्योरिटी स्टेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इन 4 स्टेजेस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहली स्टेज आती है कौन सी, मैच्योरिटी स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, सॉरी। So once a product has been developed, the first stage is the introduction stage. In this stage, the product is being released into the market. तो इस टाइम पे
प्रोडक्ट को हम मार्केट के अंदर रिलीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, मतलब कि अभी तक आपके जैसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही ना हुआ हो मार्केट के अंदर, तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल पॉइंट होगा। इधर जो है आपकी ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। ओके, सो ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेज मार्केट एंड प्रमोशन आर एट हाई एंड कंपनी ऑफन इन्वेस्ट द मोस्ट। तो यहाँ पे जो मार्केट और प्रमोशन होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस वक्त हमारे प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, ताकि लोग मेरे प्रोडक्ट को जाने। तो इसके लिए जो मार्केट और प्रमोशन जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है, ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोडक्ट के बारे में जान सके। कॉस्ट आर जनरली वेरी हाई। कॉस्ट हमारी ज़्यादा इसमें जो हाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि इस वक्त हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है सबसे ज़्यादा बियर कर रहे होते हैं हम। ओके, क्योंकि सेल तो हमारी होती नहीं है इतनी, ठीक है। तो इस करके जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी डिमांड भी ज़्यादा नहीं होती। एंड दिस इज टिपिकली लिटिल कॉम्पिटिशन। द प्रिंसिपल गोज ऑन इंट्रोडक्शन स्टेज आर टू बिल्ड डिमांड। तो यहाँ पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है डिमांड क्रिएट करने में। ओके, चाहे हमको अपना प्राइसेस डिक्रीज करना पड़े, हमारे को मेन ऑब्जेक्टिव हमारा डिमांड क्रिएट करने में रहता है। अगर एक बार डिमांड क्रिएट होगी तो हम प्राइस धीरे धीरे अपने राइज करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो स्टार्टिंग में ही हमारे प्राइस जो होते हैं वो हाई रहते हैं। जनरली हम स्कीमिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं प्राइसिंग की। ओके, जिसमें हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं स्टार्टिंग के अंदर। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया जाए, तो मैंने चारों के चारों स्टेजेस में एक कार्स का एग्जाम्पल ले रखा है। ओके, आई होप आपको उससे अंडरस्टैंड हो सकेगा। तो सेल्फ ड्राइविंग कार, देखो अब सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है हमने भी सुना होगा, शायद अभी तक इंडिया में अभी आई भी नहीं है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ओके, तो ये जो स्टेज चल रही है इंट्रोडक्टरी स्टेज चल रही है। कुछ देशों में सेल्फ ड्राइविंग कार जो है आ चुकी है। ओके, लोग अभी इसको खरीद नहीं रहे हैं। सिर्फ अर्ली अडेप्टर्स जो जिनको शौक होता है स्टार्टिंग में नई नई चीजें खरीदने का, सिर्फ वही उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज है। सिर्फ लोग इसके बारे में अभी जान रहे हैं, अभी इनका प्रमोशन भी होना स्टार्ट नहीं हुआ। इंडिया के अंदर तो अभी नहीं हुआ, दूसरे देशों में हो चुका है। तो लोग सिर्फ इसके बारे में जान रहे हैं, इसको खरीद नहीं रहे। तो ये कौन सी स्टेज है? इंट्रोडक्शन स्टेज है। ओके, अब बात करते हैं कौन सी स्टेज के बारे में? ग्रोथ स्टेज। अब आगे ग्रोथ स्टेज। अभी तक तो हम लोगों को बता रहे थे कि देखो ये प्रोडक्ट भी मार्केट के अंदर है। अब बात आई ग्रोथ स्टेज। अब लोगों ने देखा कि हाँ प्रोडक्ट सही है, अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं, तो हम भी एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लोग स्केल करना स्टार्ट कर देते हैं, परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो बाय द ग्रोथ स्टेज कंज्यूमर आर ऑलरेडी टेकन टू द प्रोडक्ट इंक्रीजिंगली बाइंग इट। तो ग्रोथ स्टेज में क्या है? लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है, लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। द प्रोडक्ट कंसेप्ट इज प्रूवन एंड बिकमिंग मोर पॉपुलर एंड सेल्स आर इंक्रीजिंग। तो यहां पर जो है सेल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। If competition for the product is especially high, the company may still heavily invest in advertising and promotion of the product. अगर कंपटीशन मार्केट के अंदर ज्यादा है, मान लो मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा जो ऑलरेडी प्रोडक्ट इस्टेब्लिश करता है मार्केट के अंदर, ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो मेरे को कंपटीशन से बीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हो सकता है मेरे को हैविली इन्वेस्ट करना पड़े एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के अंदर। मार्केटिंग इन दिस स्टेज इज एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट मार्केट शेयर। तो मेरा एम जो रहता है वो प्रोडक्ट के मार्केट शेयर को इंक्रीज करना रहता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कैप्चर करूँ। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है। तो बात क्वेश्चन आ सकता है, बताओ इंट्रोडक्टरी स्टेज में ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है अपनी डिमांड को क्रिएट करना, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना मार्केट के अंदर। जबकि ग्रोथ स्टेज में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है टू इंक्रीज द प्रोडक्ट मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार्स। देखो आजकल जो है इलेक्ट्रिक कार का यूज जो है इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की डिमांड प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके करके लोग इलेक्ट्रिक कार के मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कार की जो स्टेज चल रही है फिलहाल ग्रोथ स्टेज कह सकते हैं। हालांकि अपनी कंट्री नहीं, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो इसमें इलेक्ट्रिक कार को क्या कह सकते हैं? हम इसको ग्रोथ स्टेज में इंक्लूड कर सकते हैं। टेस्ला मॉडल एज इन इट्स ग्रोथ फेज, इलेक्ट्रिक कार स्टिल नीड टू कन्विंस पीपल दैट इट विल वर्क एंड बी प्रैक्टिकल। तो मेन फोकस ये दिया जा रहा है कि लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि ये चीज़ जो है बेस्ट रहेगी आपके लिए। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक कार है वो फिलहाल ग्रोथ स्टेज में चल रही है। ओके, अब बात करते हैं मैच्योरिटी स्टेज की। तो मैच्योरिटी स्टेज क्या है? अब वो पॉइंट आ चुका है जिस टाइम हमारी जो सेल है प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुकी है। ओके, सो व्हेन ए प्रोडक्ट रीचेज मैच्योरिटी स्टेज इट्स सेल्स टेंड्स टू स्लो। तो हमारी सेल्स स्लो हो जाती है, मतलब कि सेल इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पर। ओके, सो साइने लेंगी
ए लार्जली सैचुरेटेड मार्केट एट दिस पॉइंट सेल्स आर इवन स्टार्ट टू ड्रॉप। तो सेल्स जो है मतलब कि ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाती है, गिरनी स्टार्ट हो जाती है हमारी सेल इस स्टेज पे आके। मार्केटिंग एट दिस पॉइंट इज टारगेटेड एट फेंडिंग ऑफ कंपटीशन। तो हमारी जो मार्केटिंग होती है सिर्फ इतना ही हमारा प्रमोशन किया जाता है ताकि हम कंपटीशन को फेड ऑफ कर रखें, उससे बीट नहीं करना हमको, ताकि हम भी कुछ हैं, बस इस चीज़ दिखाने के लिए हम मार्केटिंग और प्रमोशन करते हैं यहाँ पे। मतलब कि ज़्यादा हाई लेवल का प्रमोशन नहीं किया जाता, सिर्फ इतना किया जाता है कि हम कंपटीशन जो है हमारे साइड में प्रिवेल कर रहा है ताकि उससे थोड़ा सा बीट कर सकें। Companies will often develop new or alter product to reach different market segments. The maturity stage may last a long time or a short time depending on the product. तो maturity stage है, कुछ products की long भी हो सकती है, कुछ प्रोडक्ट की शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पर। ओके, अब जैसे कि मैं बात करूं कोई फैशनेबल प्रोडक्ट की बात करूं, तो फैशनेबल प्रोडक्ट की जो हमारी मैच्योरिटी स्टेज रहती है वो बहुत शॉर्ट रहती है, जल्दी फैशन फेड ऑफ हो जाता है हमारा। लेकिन अगर बात की जाए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, आप कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना, उसकी जो मैच्योरिटी स्टेज रहती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग रहती है। ओके, तो ये डिफरेंस रहता है। The Ford Focus is a well-established car. It has a good brand reputation and has reached its peak level of market penetration. तो जो फोर्ड कंपनी है जो अपनी कार मैन्युफैक्चर करती है, वो क्या है, उसके जो कार्स की जो डिमांड है वो फिलहाल मैच्योरिटी स्टेज पर है, पीक लेवल पर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उसने मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो ये जो है ये मैच्योरिटी स्टेज में फिलहाल वर्क कर रही है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब बात आ गई डिक्लाइन की, जब जाने का टाइम आ चुका है। अब प्रोडक्ट जो है ज़्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सका मार्केट में, जिसके करते अब उसको भेजना पड़ेगा। अब उसका जो डिक्लाइनिंग स्टेज आ चुका है, उसकी जो कंपनी जो है या तो वो प्रोडक्ट बंद कर देती है मैन्युफैक्चर करना, या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, या दूसरे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है कंपनी। ओके, although companies will generally attempt to keep the product alive in the maturity stage as long as possible, decline for every product is inevitable. हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट की मैच्योरिटी स्टेज जो है काफ़ी लॉन्ग हो। ओके, काफ़ी लॉन्ग हो, हर कोई कंपनी चाहती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक ना एक दिन तो डिक्लाइन स्टेज आनी है उस प्रोडक्ट की। तो ये बात है। इन दिस डिक्लाइन स्टेज प्रोडक्ट सेल्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। जो प्रोडक्ट की सेल है वो बस गिरती रहती है। ओके, इस करके जो है प्रमोशन भी कम कर दिया जाता है, जो कॉस्ट है वो कट कर दी जाती है। मतलब प्रमोशनल जितनी भी कॉस्ट होती है, जितनी भी बाकी कॉस्ट होती है, वो सारी कट कर ली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है, अब इसको बचाने का कोई फायदा नहीं है, जा रही है तो जाने दो। And consumer behavior changes as there is a less demand for the product. Marketing in the declining stage is often minimal और टारगेटेड एट ऑलरेडी लॉयल कस्टमर एंड प्राइजेस आर रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी टारगेट किया जाता है वो किसको किया जाता है, लॉयल कस्टमर्स को ही किया जाता है। नए कस्टमर नहीं बनाए जाते, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं को टारगेट किया जाता है, उन्हीं को कहा जाता है कि भैया प्रोडक्ट तुम भी खरीद लो और बाकियों ने तो खरीदना नहीं है। ओके, अब बात करें जैसे कि इसका एग्जाम्पल है डीजल कार्स। अभी रिसेंटली जो है BS4-5 व्हीकल्स जो है वो बंद हो चुके हैं, डीजल कार भी दिल्ली के अंदर बैन कर रखी हैं। तो इस करके क्या है, जो इनकी जो स्टेज आ चुकी है वो डिक्लाइनिंग स्टेज आ चुकी है, क्योंकि अब इनके ऊपर बैन लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अब इनका जो टाइम है आउट हो चुका है, अब इसको मार्केट से बाहर करते जा रहे हैं। ओके, तो ये कौन सी स्टेज है, ये डिक्लाइनिंग स्टेज है, जब प्रोडक्ट मार्केट में से बाहर कर दिया जाता है कि बस अब इसको लोग नहीं पसंद करते या इसको नहीं खरीदना, तो ये डिक्लाइनिंग स्टेज के लक्षण है। ओके, सो आज का टॉपिक यही था फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था किस तरह का आएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स। अगर आप नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स एस्टेब्लिश डाल चुका हूँ ऑलरेडी, इंक्लूडिंग MCQ सीरीज। ओके, सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।